मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं लीना व्यास आपको शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। यह भी आपके महाविद्यालय में आपका एक सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जो है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा। यह दो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये दो जो सब्जेक्ट हैं वो आपके महाविद्यालय द्वारा आवंटित किए गए दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आज इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, मानव जीवन का विकास, शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा और शारीरिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मानव जीवन का विकास, मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है स्वयं को समृद्ध एवं सुखी बनाते हुए समाज, राष्ट्र एवं संस्कृति को विकसित एवं अक्षुण्ण बनाने से है। इस आधार पर मानव अन्य जीवधारियों से भिन्न है। मानव विवेकशील है अतः उसके जीवन की शैली कुछ वैशिष्ट्य लिए हुए हैं। अर्थात आहार, नींद, काम भावना सभी जीवधारियों में पाई जाती है, परंतु धर्म एवं परोपकार मानव के ही विशेष गुण हैं। इसके बिना मानव पशु के समान है। धर्म के 10 लक्षण हैं जो गति, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शौच, विद्या, सत्य एवं अक्रोध। यह मानव के व्यवहार, आचरण एवं कर्तव्य एवं चिंतन में क्रमशः परिवर्तन लाते हैं। जीवन के यह सभी दायित्व पूरे करने में शरीर की भूमिका प्रमुख रूप से रहती है। अतः शरीर की रक्षा करना मनुष्य का प्रथम धर्म है। इस धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को शरीर की शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय बातों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। इस समस्त ज्ञान को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से पुकारा गया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखना नहीं है वरना मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। साधारणतः बोलचाल में शिक्षा का अर्थ विद्यालय शिक्षा में लिया जाता है। बालक के भावी जीवन की तैयारी तथा क्षमतापूर्वक निभाने की क्षमता प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करता है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। शिक्षा का उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, यह शब्द रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहे थे। हमें शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। अब है शिक्षा का अर्थ। प्राचीन काल में शिक्षा का अभिप्राय आत्मज्ञान तथा आत्मप्रकाश के साधन के रूप में लिया जाता है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ तथा महत्व बदलता रहता है। प्राचीन यूनान में व्यक्ति को राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक सौंदर्य के लिए शिक्षा दी जाती है। आधुनिक समय में शिक्षा को गतिशील माना गया है तथा शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में हम कर सकते हैं। ज्ञान के लिए, मानव के शरीर एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु प्रक्रिया के लिए और पाठ्यचर्या के लिए एक विषय के लिए शिक्षा विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग, शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश और पाठ्यचर्या का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब शिक्षा की परिभाषाएं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह वाक्य विवेकानंद जी ने कहा था। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके और उसे अपना बना सके और उसको अभिव्यक्त कर सके।
यह वाक्य रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप में विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक रास्ता पैदा करती है। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण को नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा क्या है यह हम पढ़ चुके हैं और शारीरिक शिक्षा में दो शब्दों का मिश्रण है, शारीरिक प्लस शिक्षा, फिजिकल प्लस एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो पूरी तरह शरीर से संबंधित समग्र प्रकरणों का अध्ययन कराती है। दूसरे शब्दों में शरीर के संबंध में शिक्षा देने वाली विषय सामग्री को शारीरिक शिक्षा के नाम से उच्चारित किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधियों, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्वों तथा अनेक उपचार का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के मूल अर्थ को यह स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वस्थ शारीरिक शिक्षा से विभिन्न आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है। बालक के मात्र व्यक्तित्व का ही विकास नहीं करती, अपितु उनके मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक पक्ष को सबल बनाकर संसार का श्रेष्ठतम मार्ग प्रदर्शन करती है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। इनकी विभिन्न क्रियाओं को इस प्रकार कराया जाए कि शिक्षार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ हो और उनकी मनोरंजनात्मक क्रियाओं की रुचि में वृद्धि हो तथा उनमें आंतरिक रूप से सामूहिक भावना, खेल भावना एवं दूसरों को आदर देने का विकास हो। शारीरिक शिक्षा मात्र शारीरिक ड्रिल ज्ञान से ऊंचा स्थान रखती है। शारीरिक शिक्षा में सभी प्रकार के खेल एवं शारीरिक शिक्षा सम्मिलित है, जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाती है। शारीरिक शिक्षा की विशेषताएं। शारीरिक शिक्षा की विशेषताओं में शारीरिक शिक्षा संपूर्ण मानव शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा का संबंध मांसपेशियों नामक गतिविधियों से है। मांसपेशियों गतिविधियों के फलस्वरूप मानव में शारीरिक शिक्षा द्वारा विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण में योगदान देती है। इसमें शारीरिक पुष्टता एवं सुदृढ़ता का लाभ मिलता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व विकास के अन्य पक्ष मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष भी संतुलित रूप से विकसित होते हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभवों द्वारा होती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का वह पहलू है जिसका संबंध पेशी क्रियाओं एवं उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्ति में इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले सकारात्मक परिवर्तन से है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा समुचित शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो उद्यम का क्षेत्र है और जिसका उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक रूप से संपूर्ण नागरिकों का इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा विकास करना है जिनका चयन उनके उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया गया। अब है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र।
शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र मात्र शारीरिक प्रशिक्षण और ड्रिल तक ही सीमित नहीं है, वरना जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं हैं वो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की सभी शारीरिक क्रियाएं तथा कौशल सम्मिलित किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। खेलकूद संबंधी क्रियाएं, आधारभूत व्यायाम, उपचारात्मक तथा सुधारात्मक क्रियाएं, आत्मरक्षात्मक क्रियाएं, जिम्नास्टिक क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं और पूरक। अब खेलकूद संबंधी क्रियाओं में खेलकूद बालकों, युवाओं तथा वृद्धों तक को प्रिय लगते हैं, अतः खेलकूद संबंधी क्रियाएं सामान्य व्यक्तियों में अधिकाधिक संपन्न की जाती है जो खेलकूद करने में अक्षम होते हैं। वे खेलकूद का लाभ दर्शक बनकर लेते हैं। दलीय खेल, तालबद्ध खेल, व्यक्तिगत खेल, ये सभी खेल। तालबद्ध खेलों के अंतर्गत बाल विद्यालयों के आदि संगीतात्मक व्यायाम नृत्य क्रियाएं आती हैं। अब ये लोकगीत एवं लोकगीत तथा लोक नृत्य इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। हमारे भारत के सभी प्रांतों में किसी न किसी प्रकार के लोक नृत्य लोकगीत प्रयोग में लाए जाते हैं। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, गुजरात का गरबा, मणिपुर का मणिपुरी नृत्य, मध्य प्रदेश के आदिवासी विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, इन प्रकार की आदिवासी जनजीवन पूरी तरह से लोकगीत एवं लोक नृत्य से परिपूर्ण है। जिम्नास्टिक नृत्य, जिम्नास्टिक नाचना शारीरिक शिक्षा का विशेष उपक्रम है जिससे शरीर में स्फूर्ति तथा मांसपेशियों को पुष्टता प्राप्त होती है। विश्व के सभी क्षेत्रों में आज इस व्यायाम की बहुलता है। इसकी सभी क्रियाएं शारीरिक शिक्षा विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इससे शरीर में लचक आती है तथा संतुलन में सजीवता आती है। एरोबिक व्यायाम, एरोबिक व्यायाम तालबद्धता तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के व्यायामों का बहुलता से प्रचलन हो रहा है। दूरदर्शन आदि से इस प्रकार के व्यायाम का प्रचार भी अधिकाधिक किया जा रहा है। प्रांतीय, देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं तथा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। आधारभूत सामान्य व्यायाम, इस प्रकार के व्यायाम के लिए व्यायामकर्ता को किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु चलते फिरते, दौड़ते भागते, वजन उठाना, बाग बगीचे, खेत खलिहान में काम करते, कोई उद्यम करते समय व्यायाम पूर्ण करते हैं। फिर है सुधारात्मक शारीरिक क्रियाएं। सुधारात्मक या उपचारात्मक क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति के शारीरिक दोषों के उपचार के लिए किया जाता है। शारीरिक दोषों में चपटे पैर, टेढ़े पैर, आगे निकली छाती, झुकी कमर, झुके हुए कान, ये सभी इनमें आते हैं। आत्मरक्षा क्रियाएं, इन शारीरिक क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली क्रियाएं जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं के स्वास्थ्य को संतुलित तथा रोगों से बचने के लिए सामान्य जीवन में कुछ अलग हटकर पूरा किया जाता है। प्रातःकाल चलना, टहलना, तेज गति से चलना, पैदल लंबी यात्रा करना, धार्मिक पैदल यात्राएं करना, जैसे केला देवी मंदिर की पैदल यात्रा या गोवर्धन की यात्रा आदि। जिम्नास्टिक, सर्कस आदि में जिम्नास्टिक क्रियाएं की जाती है जिससे शरीर की सुडौलता, लचकता बनी रहती है, किंतु यह शारीरिक क्रियाएं सामान्य जीवन का अंग नहीं है और इन्हें प्रशिक्षित व्यक्ति ही संपन्न कर सकता है। फिर है यौगिक क्रियाएं एवं आसन। योग एवं आसनों का भारतीय जनजीवन में आदिकाल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। योग हमारे सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। योगासन के द्वारा विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। अलग अलग योगासन अलग अलग प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। सूर्य नमस्कार से मांसपेशियों की सुदृढ़ता, प्राणायाम से दीर्घायु, पद्मासन से शरीर के ऊपरी भागों को आराम, पश्चिमोत्तासन से उदर रोग से लाभ, सर्वांगन से कब्ज रोग से लाभ, धनुरासन से पेट तथा श्वसन प्रणाली को लाभ, श्वासन द्वारा शरीर की थकान से लाभ, भुजंगासन से मेरुदंड को लाभ, सिरगासन से मस्तिष्क को स्वास्थ्य लाभ, मध्यासन से पेट रोगों के लाभ और हलासन से कंठ तथा गले के रोगों से लाभ प्राप्त होते हैं। फिर पूरक खेल, ये छोटे छोटे खेल कम समय में समाप्त होते हैं, छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है। पूरक खेलों के नियम में यह सरलता होती है। माल का डिब्बा, दोस्त नमस्कार, चीता चित्तल, ऊंच नीच, अंदर बाहर, शेर चीता, चूहा बिल्ली,
नेताजी की खोज, कुर्सी दौड़, अमृत दौड़, सुई धागा, चम्मच दौड़, बाधा दौड़, बोरा दौड़, दूर पहाड़ी, आंगी लांगी, मूर्ति बनाना, संतुलन रेस, भेड़िया, भैया तथा अन्य स्थानीय रोचक खेल इसमें आते हैं। अब ये मनोरंजनात्मक क्रियाएं दिन भर या सप्ताह भर विश्राम तथा मासिक या वार्षिक कार्य समाप्त कर व्यक्ति कुछ शारीरिक क्रियाएं करना सकता है। यह शारीरिक क्रियाएं दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक स्वरूप की हो सकती है, जैसे साय रात्रि को घूमना, साप्ताहिक रूप में कैंपिंग या कहीं सैर करने जाना, मासिक के रूप में किसी लंबे सैर सपाटे पर निकलना तथा वर्ष में एक बार किसी पहाड़ इत्यादि की यात्रा करना, ये सभी इनमें आते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता में आएगा मनुष्य जीवन में विद्यार्थी जीवन का सर्वाधिक महत्व, क्योंकि यह निर्माण काल माना जाता है। एक बार एक स्वरूप निश्चित हो जाने के बाद विद्यार्थी उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तब उन्हें बदलना कठिन हो जाता है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति अनौपचारिक रूप से समाज में रहकर शारीरिक शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन विद्यालय की औपचारिक शारीरिक शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक अंगों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जो इनको शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्रदान कर उन्हें नियमित स्वास्थ्य के लिए सजग और क्रियाशील बनाती है और देश को स्वस्थ नागरिक प्रदान करती है। अतः यह कहा जाता है कि किसी देश का तब तक पूर्ण विकास असंभव है जब तक कि उस देश में स्वस्थ नागरिक का निर्माण नहीं हो जाता। परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा का ज्ञान बालकों को एक स्वस्थ नागरिकता का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षा का विकास। मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लिया उस समय उसको शारीरिक बल की नितांत आवश्यकता थी। उस समय मनुष्य शारीरिक बल, शारीरिक परिश्रम से प्राप्त करता था। प्राचीन काल में मनुष्य की भोजन प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन शिकार था। शिकार की तलाश में उसे जंगलों में घूमना पड़ता था। उस समय मनुष्य को जंगली जानवरों से अपनी रक्षा एवं भोजन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता था, जिससे उसके शरीर के अंगों का समुचित विकास होता रहता था। मनुष्य का जीवन संघर्षशील होने के कारण उसका शरीर भी स्वस्थ रहता था। फिर क्षण क्षण मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ तो उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसमें समय के साथ साथ समूह भावना का विकास हुआ और वह सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। शांतिमय जीवन व्यतीत करने के कारण उसने धीरे धीरे शारीरिक श्रम करना कम कर दिया, लेकिन समय के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व बढ़ता गया। शारीरिक प्रशिक्षण के विभिन्न साधनों और नियमों का विकास हुआ। प्राचीन काल में ऋषि और मुनियों ने ईश्वर की आराधना में लीन होने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और योगासन की खोज की। व्यायाम और योगासन का प्रशिक्षण गुरुओं के आश्रम में बालकों को दिया जाने लगा। फलस्वरूप प्रकृति के नियम अनुसार शारीरिक शिक्षा का विकास होता रहा। भौतिक संपदा होने के कारण शारीरिक श्रम को हीन भावना से देखा जाने लगा और मनुष्य द्वारा बौद्धिक श्रम को विशेष महत्व दिया जाने लगा। आज सर्वत्र धन को ही विशेष महत्ता दी जाती है। अर्थप्रद होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक कार्यों को ही महत्व देने लगा है। इस कारण शारीरिक श्रम का महत्व नगण्य होता जा रहा है। हमारे लिए यह शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जिस प्रकार कोई राजा अपने नगर की देखभाल में निरंतर सावधान रहता है और कोई सारथी रथ की कार्यकुशलता के प्रति बराबर सजग रहता है, तो उसी प्रकार प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति निरंतर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में अर्थ, काम, मोक्ष का सर्वोत्तम आधार है। व्यक्ति का स्वास्थ्य धर्मार्थ काम। अतः हमारा शारीरिक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो भावी नागरिकों को इस वैज्ञानिक युग के अनुसार उनके शारीरिक स्वास्थ्य का विकास कर उनके मस्तिष्क को स्वस्थ रखें। बच्चा जन्म लेते ही हाथ में चलाना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसके शरीर के सभी अंगों का सर्वांगीण विकास होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ बड़े होने पर बच्चे में खेल के प्रति रुचि जागृत होती जाती है। यह प्रवृत्ति उसमें स्वाभाविक होती है, जो प्रकृति की ही देन है। खेल कूद में भाग लेने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
कुछ बच्चे बचपन में खेलों में सक्रिय भाग नहीं लेते और सुस्त रहते हैं, जिससे उनमें शारीरिक अंगों का सही रूप से विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार के बच्चे बाल्यावस्था से विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। प्रकृति ने स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और खेलकूद की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही दी है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण को महत्व दें। इस प्रकार कहा जाता है कि शारीरिक प्रशिक्षण का लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान कर नियमित स्वास्थ्य के लिए सजग एवं क्रियाशील बनाना है। देश को स्वस्थ नागरिक प्रदान करना है। इसी प्रकार शारीरिक संस्कृति का लक्ष्य शरीर को सुंदर बनाना है। अभ्यास करके विशेष रूप से चुने गए व्यक्तिगत व्यायाम के द्वारा हम शरीर की मांसपेशियों को विकसित एवं नियंत्रित किया जाता है। शिक्षण क्या है? प्राचीन काल में नीरस और मनोवैज्ञानिक शिक्षण की विद्या प्रयोग में लाई जाती है। बालक प्रारंभ में आश्रम में प्रवेश करता था। वह मुख्य रूप से कथन विधि या व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया जाता था। इन विधियों से ही बालकों को नवीन ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और नई नई बात सिखाई जाती है कि परंतु शिक्षण की इन विधियों में प्राय जीवन का अभाव रहता है। आधुनिक काल में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक का प्रवेश हो चुका अतः शिक्षण का स्वरूप भी बदल गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? वर्तमान युग में शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षण की उस योजना से होता है जिसका निर्माण शिक्षण सिद्धांतों एवं सूत्रों के आधार पर किया जाता है, जिनमें बालकों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार शिक्षण विधियों पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षण के अर्थ को भी समझा जाए। शिक्षण का अर्थ शिक्षक, पालक एवं पाठक। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया या साधन है जो कि शिक्षा के उक्त 3 चरों में परस्पर संबंध स्थापित करती है। विशिष्ट अर्थ में शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक के माध्यम से शिक्षार्थी को किसी पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य पाठ्य वस्तु के माध्यम से पारस्परिक अंतक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी उद्देश्य प्राप्ति की ओर तत्पर होता है। अपने संकुचित अर्थों में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी किसी के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षण की परिभाषाएं। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के रूप एवं परिचालन की व्यवस्था का ही नाम शिक्षण है। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का वह रूप है जिसका लक्ष्य दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमताओं से परिवर्तन करता है। शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण एक कौशलात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक व्यवस्था है। शिक्षण के 2 प्रमुख अंग है, शिक्षार्थी तथा शिक्षक। शिक्षण एक प्रकार का मार्ग है, दर्शन है। शिक्षण छात्रों में क्रियाशीलता को जन्म देता है। शिक्षण का प्रमुख कार्य है ज्ञान में अभिवृद्धि और विकास करना है। शिक्षण की संपूर्ण क्रियाओं का आधार मनोवैज्ञानिक है और शिक्षण के द्वारा छात्रों में उत्सुकता जागृत होती है। शिक्षण में समस्त व्यवहार निहित रहते हैं। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा का अध्यापन उन सिद्धांतों का प्रयोग करे जिससे कि बालक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। अतः ऐसी दशा में आवश्यक है जो अध्यापक उन सिद्धांतों से परिचित हो और अपना से शिक्षण को प्रभावशाली एवं ग्राह्य बनाया जा सकता है। क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है, वह सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। अतः शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का कर्तव्य है बालक को जो भी ज्ञान प्रदान करे क्रियाशीलता के आधार पर प्रदान करे। यदि अध्यापक चाहता है कि बालक को जो नूतन ज्ञान कराया जाए वह उसके जीवन का अंग हो जाए तो यह आवश्यक है कि उस नूतन ज्ञान का संबंध क्रियाशीलता से किया जाए। उनके शब्दों में हम बालकों पर जो प्रभाव डालना चाहते हैं तो उसमें अभिव्यक्ति द्वारा पुष्ट करना चाहिए तथा बालक जो कुछ सीखे किसी न किसी क्रिया द्वारा सीखे। प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा द्वारा बालक में शारीरिक शिक्षा के ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जब बालक ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाता तब प्रेरणा द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न की जाती है। बालक को प्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों का सहारा लेना परम आवश्यक है। रुचि उत्पन्न हो जाने पर उसके लिए ज्ञान ग्रहण करना अत्यंत सरल हो जाता है।
बालकों को प्रेरित करने के लिए जिज्ञासा का ही सहारा लेना आवश्यक है। प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और वह उसमें ध्यानमग्न हो जाता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है। रुचि का सिद्धांत। रुचि उत्पन्न होने पर बालक ज्ञान सरलता से ग्रहण कर लेता है। बालक जिस विषय में रुचि अधिक लेता है तो वह उसकी समझ में शीघ्रता से आ जाता है। अतः शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने शारीरिक क्रियाकलापों को यथासंभव रोचक और आकर्षक बनाने का प्रयास करें। पाठ में रुचि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित बातों का हमको ध्यान रखना आवश्यक है। क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाया जाए, बालक की जिज्ञासा जागृत की जाए, अध्यापक क्रिया को जीवन से संबंधित किया जाए। अब है चयन का सिद्धांत। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना परम आवश्यक है। अनावश्यक तथ्यों घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से विषय बोझिल तथा नीरस हो जाता है। अतः शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक है और पाठ की मूल भावना से संबंधित हो। आवृत्ति का सिद्धांत। ज्ञान को मस्तिष्क में दृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ाए गए पाठ को बार बार दोहराया जाए। पाठ की आवृत्ति किए बिना बालक ज्ञान को ठीक प्रकार से आत्मसात नहीं कर सकेगा। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। उन सिद्धांत के अनुसार शारीरिक शिक्षा में पाठ्य विषय को बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाए। जब विषय को बाल जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो उसमें रोचकता आ जाती है। विभाजन का सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को चाहिए कि यह समस्त पाठ्य सामग्री को किसी निर्धारित क्रम के अनुसार विभिन्न सोपानों में विभाजित कर ले। इस प्रकार के विभाजन को शिक्षण में सरलता रहती है तथा बालक पाठ को सरलता से समझ जा सकते हैं। एक विभाजन का पद दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है और उसमें कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अपनी पाठ्य सामग्री उचित प्रकार नियोजित करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके लिए पढ़ाने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करना है, किन तथ्यों पर अधिक बल देना है और कौन कौन से प्रश्न करने हैं। लोकतांत्रिक आचरण का सिद्धांत। आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है। अतः शारीरिक शिक्षा के शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा में शिक्षण करते समय उसे अपना दृष्टिकोण जनतंत्रात्मक भावनाओं से ओतप्रोत रखना चाहिए। उसके व्यवहार में तानाशाही की गंध नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसका व्यवहार मित्रतापूर्ण एवं मार्गदर्शन का हो। शिक्षक का यह भी कर्तव्य है कि छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने तथा प्रश्न करने के पूर्ण अवसर दे। फिर है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को पढ़ाने से पूर्व उसके उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। उद्देश्य के निश्चित हो जाने से शिक्षण स्पष्ट और प्रभावशाली और रुचिपूर्ण हो जाता है। अध्यापक को यह भी ज्ञान कराना चाहिए कि उसे क्या प्राप्त कराना है और छात्रों को यह ज्ञान करता है कि उसे क्या प्राप्त करना है। छात्र निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिसमें उनमें क्रियाशीलता, रचना और मनोरंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक शिक्षा के अध्यापक द्वारा बालकों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के अवसर प्रदान किए जाए जो रचनात्मक एवं मनोरंजक हो। इस प्रकार की क्रियाओं से पहला लाभ यह है कि छात्र को अपनी सृजनात्मक प्रगति का सदुपयोग कर सके। दूसरे क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, मनोरंजन के समन्वय से छात्रों को थकावट नहीं आएगी। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने का सिद्धांत। एक कक्षा में विभिन्न मानसिक क्षमताओं, रुचियों के छात्र होते हैं। कोई भी दो बालक रुचियों में, वृद्धि में, योजनाओं में, क्षमताओं तथा सम्मान में समान नहीं होते। अतः ऐसी दशा में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए यह आवश्यक हो जाए कि वो उपयुक्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखें। मंद बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को एक ही लाठी से हाँकना अनुचित है। मंद बुद्धि छात्रों के प्रति विशेष सहानुभूति रखकर प्रेम और प्रेरणापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है। शिक्षण विधि का आशय उस तथ्य से लगाया जाता है कि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए और किसी विषय के शिक्षण में विधि का वही महत्व है जो किसी निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने के लिए सत्य मार्ग का होता है। अतः ज्ञान को छात्र में प्रेषित करने का कार्य विधियों द्वारा होता है।
जिस प्रकार एक सैनिक के लिए लड़ने के लिए अनेक हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए। किस समय उसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए। शिक्षण के अनुसार किसी निष्कर्ष के विकास की व्यवस्थित सामग्री का रास्ता है। इस प्रकार अपने इस टॉपिक का एंड हुआ। थैंक यू।